हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 19 नवंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021-25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, भारत ने 17 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन यानी यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021-25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है। भारत ने इस चुनाव में 164 वोटों की मदद से जीता है। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है और इसे सामान्य सम्मेलन द्वारा चुना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए प्रकाश कुमार, ऑप्शन बी पुनीत राजकुमार, ऑप्शन सी कमल हसन, ऑप्शन डी संचारी विजय। देखिए, कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। पुनीत राजकुमार राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक समानता पाने वाले 10वें शख्स होंगे। अभी तक यह सम्मान केवल 9 लोगों को मिला है। आखिरी बार साल 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को समाज सेवा के लिए यह अवार्ड दिया गया था। पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर 2021 को 46 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी पुनीत राजकुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रबंधन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 1 साल। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रबंध निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब उनका कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक रहेगा। आयकर विभाग के भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS कैडर के 1984 बैच के अधिकारी संजय कुमार मिश्रा का विस्तारित कार्यकाल 18 नवंबर 2021 को समाप्त होना था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी 1 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 7,566 करोड़ रुपीस, ऑप्शन बी 8,462 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 6,466 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 2,386 करोड़ रुपए। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए 6,466 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना का सबसे ज्यादा उड़ीसा के 3,933 गांवों को शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश के 1,218 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है, जबकि झारखंड के 827 गांव इस योजना का हिस्सा होंगे। छत्तीसगढ़ के 629 और महाराष्ट्र के 610 गांव भी इस संचार तंत्र में मजबूत किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी 6,466 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसे ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए जहीर खान, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी मोहम्मद अजहरुद्दीन। देखिए, हाल ही में BCCI अध्यक्ष गौरव गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
सौरव गांगुली अनिल कुंबले का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपना अधिकतम 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति मुख्य तौर पर पुरुष क्रिकेट से संबंधित निर्णय लेने हेतु उत्तरदायी है और ये मुख्य कार्यकारी समिति को रिपोर्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट का वैश्विक स्थायी निकाय है। यह समग्र तौर पर 106 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सदस्य देशों की सहायता से खेल को नियंत्रित एवं प्रशासित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, सौरव गांगुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए दुआरे राशन योजना, ऑप्शन बी ग्राम राशन योजना, ऑप्शन सी अनमोल राशन योजना, ऑप्शन डी अमृत राशन योजना। देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की पूरी आबादी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु दुआरे राशन यानी घर के दरवाजे पर राशन योजना शुरू की है। लोगों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में मदद हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन खाद्य साथी अमर राशन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। योजना के तहत डीलर लाभार्थियों के घर तक राशन पहुंचाएंगे। राज्य में लगभग 21,000 राशन डीलर हैं और सरकार प्रत्येक डीलर को डिलीवरी वाहन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। राशन डीलरों को 2 सहायकों की भर्ती करने की भी अनुमति होगी, जिनके 50% वेतन का भुगतान राज्य द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक वाहन को पड़ोस में सुविधाजनक स्थान पर खड़ा किया जाएगा ताकि निवासियों को राशन लेने के लिए 500 मीटर से अधिक चलने की आवश्यकता ना हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, दुआरे राशन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए 12वें स्थान पर, सॉरी यहाँ पे 10 था, ठीक है, यहाँ पे 10वें स्थान पर, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 82। देखिए, भारत 44 अंकों के साथ साल 2021 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में 82वें पायदान पर आ गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत की रैंकिंग में 5 अंकों की गिरावट आई है। गौरतलब है कि साल 2020 में भारत 45 अंकों के साथ सूची में 77वें स्थान पर था। इस सूची में 194 देशों को शामिल किया गया है। इस साल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और इरिट्रिया सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश है, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में यह सबसे कम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 42वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी 42 बोले, 82 होगा, ठीक है, और 82वें स्थान पर आया है भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में देश के पहले खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने हाल ही में तमिलनाडु के तंजावुर में देश के पहले खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस खाद्य संग्रहालय को भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलुरु द्वारा 1.10 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ध्यातव्य है कि तंजावुर भारतीय खाद्य निगम का जन्मस्थान भी माना जाता है, जहां 14 जनवरी 1965 को इसके पहले कार्यकाल का उद्घाटन किया गया था। यह संग्रहालय खानाबदोश शिकारी समूह से सभ्यता की शुरुआत की और अग्रणी कृषि प्रक्रियाओं में मनुष्य के विकास को प्रदर्शित करता है। साथ ही विभिन्न प्राचीन अनाज भंडारण विधियों, भंडारण संबंधी चुनौतियों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन संबंधी परिदृश्य को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु। ये भी ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु के तंजावुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिंगापुर भारत थाईलैंड समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण हिंद महासागर के अंडमान सागर में आयोजित किया गया है?
ऑप्शन ए दूसरा संस्करण, ऑप्शन बी तीसरा संस्करण, ऑप्शन सी चौथा संस्करण, ऑप्शन डी पांचवा संस्करण। देखिए, हाल ही में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिंगापुर भारत थाईलैंड समुद्री अभ्यास, जिसको हम लोग शॉर्ट में सिटमैक्स भी कहते हैं, का तीसरा संस्करण हिंद महासागर के अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। यह भारत सरकार की जो है सागर नीति के उद्देश्य के अनुरूप है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज सांगरी लॉ संवाद एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। इसे वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था। भारतीय नौसेना द्वारा सिटमैक्स का पहला संस्करण सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था और सिंगापुर द्वारा जो है आपका नवंबर 2020 में अभ्यास के दूसरे संस्करण की मेजबानी की गई। इस अभ्यास के वर्ष 2021 संस्करण की मेजबानी थाईलैंड द्वारा की जा रही है। यानी कि आपका पहला संस्करण जो है वो भारत द्वारा किया गया मेजबानी, दूसरा सिंगापुर द्वारा और तीसरा अभी थाईलैंड कर रहा है 2021 वाला। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में आपसी संबंधों को मजबूत करना और सामान्य समझ को प्रक्रियाओं को विकसित करना है। यह अभ्यास वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है और जून 2018 में सांगरी ला संवाद में भारत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, तीसरा संस्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 15 नवंबर, ऑप्शन सी 16 नवंबर, ऑप्शन डी 17 नवंबर। देखिए, एपिलेप्सी यानी मिर्गी के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रतिवर्ष 17 नवंबर को राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस आम लोगों को शिक्षित करने और रोग, इसके लक्षण एवं उपचारों के बारे में अधिक समझने का अवसर प्रदान करता है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है, जिससे दौरे या असामान्य व्यवहार, संवेदनाएं और कभी-कभी अभिज्ञता संबंधी हानि होती है। एपिलेप्सी चौथा सबसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोग एपिलेप्सी से प्रभावित हैं, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे आम न्यूरोलॉजिकल रोगों में से एक बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 17 नवंबर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।